हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मेरा नाम है प्रियेश पारिक। करेंगे आज की डेट है 6 जुलाई और आज का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। ये रहेगा हमारा एमसीक्यू फॉर्मेट में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल टेस्ट। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, कौन सा कथन सही है? आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द स्टेटमेंट अबाउट द एनटीए। बेसिकली काफी न्यूज है एग्जाम के पेपर लीक को लेकर इस क्वेश्चन बनाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट है 2013 के कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत गैर लाभकारी कंपनी है। स्टेटमेंट जो है पहला रॉन्ग है, बिकॉज इज नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 18 सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 का एक कानून है, इसके तहत ये रजिस्टर्ड। सेकेंड ऑप्शन इज प्रदीप कुमार जोशी इज करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल। प्रदीप कुमार जोशी जी हैं, वो एनटीए के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। करेक्ट स्टेट। और ये प्रदीप जोशी जी हैं, ये एक्स पीएससी चेयरमैन भी रहे हैं। पीएससी के ये पहले चेयरमैन भी थे। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, ओनली वन, ओनली टू, वन एंड टू। तो करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज टू ओनली। एक्सप्लेनेशन है एनटीए वाज एस्टैब्लिश्ड एज सोसाइटी सोसाइटी की तरह दी सोसाइटीज ऑफ 1860 का एक कानून है हमारे, सभी सोसाइटीज को रजिस्ट्रेशन करना होता है, कानून के तहत ये बनाई गई है। हैज बीन एस्टैब्लिश्ड प्रीमियर स्पेशलिस्ट ऑटोनोमस, ध्यान रखिएगा आप, ऑटोनोमस बॉडी है एंड सेल्फ सस्टेन्ड टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये संस्था इसलिए बनाई गई है, भारत में जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, एंट्रेंस एग्जाम हो या कोई स्कॉलरशिप का फेलोशिप का एग्जाम हो, उसके एग्जाम कराने का काम हमने दिया है एनटी को। ठीक है, यही बातें कही गई है। कौन कौन सा एंट्रेंस एग्जाम जो है इस द्वारा कराए जाते हैं, लाइक जेई मेन, मैट, कैट, फेलोशिप। फेलोशिप के एग्जाम्स भी होते हैं। these exam are also conducted by the, बात करें थोड़ा स्ट्रक्चर की। इट कंप्राइजेस ऑफ गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी शासी निकाय है जिसके चेयरमैन होते हैं, सेक्रेटरी हैं, 8 मेंबर हैं टोटल, प्रेजेंटली 10। और उसके चेयरमैन है करंट में प्रदीप कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बिकम 10th member ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ। शंघाई सहयोग संगठन है, कि हाल ही में मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है 4 जुलाई को कजाकिस्तान कैपिटल अस्ताना में। हाँ, हमारे देश से कौन गया है हमने पहले डिस्कस किया है, दैट आवर एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर प्रेजेंटेड इंडिया अस्ताना समिट ऑफ एससीओ। पहले क्या था कि इसमें कुल 9 मेंबर थे और अभी एक मेंबर, हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा इसमें नया मेंबर जुड़ा है। फर्स्ट ऑप्शन इज ईरान। देखिए ईरान इसके अंदर ऑलरेडी मेंबर, अफगानिस्तान, टर्की। अफगानिस्तान अभी एक ऑब्जर्वर स्टेटस कंट्री, ऑब्जर्वर देश के फुल मेंबरशिप अभी तक नहीं मिली है। लास्ट ऑप्शन बचता है दैट इज बेलारूस। बेलारूस जो है का 10th मेंबर बनाया गया है। तो बेलारूस हैज बिकम द 10th मेंबर ड्यूरिंग द 24th एससीओ समिट इन अस्ताना कजाकिस्तान, वाज हेल्ड फ्रॉम 3rd to 4th ऑफ 4 जुलाई को कजाकिस्तान की राजधानी वहां पर समिट हुई थी। और इस समिट में 25 स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं। तो कुल 25 रणनीतिक समझौते हुए हैं,
में से जिनका क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या दायरा है। फर्स्ट वन इज एनर्जी, सेकंड इज सिक्योरिटी, थर्ड इज ट्रेड, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इस तरह के कुछ एग्रीमेंट है एससीओ के मेंबर कंट्रीज ने साइन किया है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री की बात करते हैं एससीओ के बारे में। एससीओ वाज फॉर्म्ड जून 15 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। अब थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड की बात करें, 1996 में शंघाई 5 नाम से संस्था, 1996 बॉडी वाज नोन एज 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान। ये जो है एकमात्र कंट्री है तुर्कमेनिस्तान, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ Shanghai Cooperation. So earlier in the year 1996, 5 countries came together and they formed Shanghai 5. बट होता क्या है, 15 जून 2001 को नया देश जुड़ता है, विच इज उज्बेकिस्तान। एक ये बनता है एस 2017 तक। अब बात करते हैं बनाया क्यों गया था। होता क्या है, 1991 में यूएसएसआर वाज डिवाइडेड so many countries, avoid religious aggression। तरह का जो यूएसएसआर का इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं रशिया और जो कंट्रीज हैं इन्हें डर था कहीं ऐसा ना हो कि इसका अग्रेशन देशों तक भी पहुंचे, इसलिए इन्होंने शंघाई ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एससीओ का गठन किया। ठीक है, 2017 में हमने कल भी पढ़ा था, दिन पहले पढ़ा है, भारत इसका मेंबर बना है, क्या एंड पाकिस्तान। आर द मेंबर्स कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, इंडिया एंड ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं अफगानिस्तान और मंगोलिया। एक्चुअली क्या था, पहले 3 कंट्रीज थी, कंट्रीज इंक्लूडिंग बेलारूस। बेलारूस भी इसका एक था एज एन ऑब्जर्वर कंट्री, लेकिन अब बन गया है परमानेंट नंबर हो गए हमारे। ठीक है, अब एससीओ की वर्थ क्या है, हाउ एससीओ इज इंपॉर्टेंट फॉर दी global politics. It represents almost 40% of the global population and contribute to global GDP with $20 billion। इकोनॉमी में लगभग $23 बिलियन की इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन करता है। और हमारे लिए सबसे बड़े काम की बात क्या है कि भारत के लिए रिलेवेंट क्यों, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स लाइक इट गिव्स अस रीच टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज। देखिए होता क्या है कि 1991 भारत का इन देशों के साथ अच्छे संबंध, बायलैटरल रिलेशंस, पक्षी जो संबंध थे, इट गिव्स अस प्लेटफॉर्म टू डेवलप रिलेशन विद सेंट्रल एशिया। 5 देश हैं, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान, लास्ट है किर्गिस्तान। 5 देश हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज में। इट ऑल्सो गिव्स अस अ रीजनल कोऑपरेशन इफ वी वांट टू ग्रो एंड इफ वांट टू मेक आवर इकोनॉमी at the top of the world, then want to reach, want to take our economy to first place, have develop our regional cooperation with neighboring countries, so हमारे को एडवांटेज मिलता है एससीओ का। थर्ड पॉइंट है हमारा काउंटर टेररिज्म। बेसिकली वी नो वेरी वेल दैट इंडिया सम इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म एवरी ईयर, कि हमें हर साल एक कहीं ना कहीं आतंकवादी घटनाएं देखने को मिलती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज रशिया चाइना के पास जो टेक्नोलॉजी है साथ हम इंटीग्रेट करते हैं और उनके साथ उनके कोऑपरेशन से हमें टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं,
प्लस इंफॉर्मेशन शेयरिंग का कंसेप्ट है, सरकार की अगर ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये काम आ सकती है रिगार्डिंग टेररिज्म, वो इसमें शेयरिंग की जाती है। और एक सबसे बड़ा पॉइंट निकल के आता है मेक इन इंडिया, और गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मेक इन इंडिया कैंपेन इन ईयर 2014। ठीक है, भारत सरकार ने प्रयास किया था कि भी इंपोर्ट हम कर रहे हैं अगर उन गुड हम भारत में ही डेवलप करें, उसके लिए हमने एक कैंपेन चलाया मेक इन इंडिया, और हम चाहते हैं कि मेक इन इंडिया को मेक इट ग्लोबल लेवल पर लेकर जाएं, उसके लिए हमारे को एस एक बेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार के बारे में। एक्चुअली क्या हुआ कि दिल्ली के अंदर कुछ डेंगू के 200 प्लस केसेस देखे गए रिसेंट, और जो बारिश का मौसम होता है उसमें डेंगू के मच्छर हैं ज़्यादा एक्टिव होते हैं और ज़्यादा स्प्रेड करते हैं के लिए। रिगार्डिंग क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट अबाउट डेंगू। डेंगू बुखार के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, वो हमें आइडेंटिफाई करना, उसकी पहचान करनी। ये पहला ऑप्शन है, मॉस्किटो दैट स्प्रेड डेंगू आर एक्टिव। जो डेंगू फैलाने वाले मच्छर हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो दिन में सक्रिय होते हैं। क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही, राइट स्टेटमेंट। एशिया रिप्रेजेंटिंग अराउंड 70% ऑफ द ग्लोबल डिजीज। डेंगू बुखार जो है, अगर इसका ग्लोबल आउटब्रेक देखें उस 70% तो दिन में ही होते हैं। एशिया का जो क्षेत्र है उसमें इसके केसेस पाए जाते हैं। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट। देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर डेंगू। क्या डेंगू के लिए कोई विशिष्ट उपचार है अभी तक? बिल्कुल कोई उपचार नहीं है, तो ये स्टेटमेंट। और इस तरह आंसर निकल के लास्ट ऑप्शन बचता है ऑप्शन डी, ये हमारा आंसर राइट आंसर होगा। नो वैक्सीन हैज अप्रूव्ड बाय डब्ल्यूएचओ सो फार टू ट्रीट द डेंगू। डब्ल्यूएचओ के द्वारा अभी तक वैक्सीन को लाइसेंस ही नहीं दिया गया है। ये आंसर गलत है, 2 वैक्सीन बनाई जा चुकी हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे उसको। डेंगू मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिजीज होने वाला एक ट्रॉपिकल डिजीज बाय दी डेंगू वायरस, हेवी वायरस। बेसिकली ये फीमेल मॉस्किटो है, एडिस एजिप्टाई स्प्रेड होता है काटने से। और एक दूसरा प्रजाति और है इसका, कहा जाता है एडीज एल्बोपिक्टस। रिसेंटली 2023 यूरोप के अंदर भी डेंगू फैलाने का दिन था। इस एल्बोपिक्टस नाम का जो मच्छर है ये जिम्मेदार था, इससे डेंगू फैला गया। इसे टाइगर मॉस्किटो कहा जाता है। इस तरह के हैं, दो नाम पढ़े हमने, एडिस एजिप्टाई मच्छर और एडिस एल्बोपिक्टस। याद रखिएगा कि दो तरह के से डेंगू। अब जो एडिस एजिप्टाई है, चिकनगुनिया भी होता है, येलो फीवर भी होता है, वायरस का जो इन्फेक्शन है वो भी इससे स्प्रेड होता है। ये बात आप जरूर ध्यान। नेक्स्ट इज सिम्टम्स। क्या सिम्टम्स हैं जिससे पता चलता है कि किसी पर्सन को डेंगू फीवर है? ये कुछ उदाहरण है, सडन हाई फीवर, अचानक से तेज बुखार आना, हेडेक, बहुत बहुत ही तीव्र सिर दर्द होना, पेन बिहाइंड आइज, आंखों की दर्द होना, आंखों में दर्द होना, बोन जॉइंट में, जोड़ों में और मसल्स में मांसपेशियों में बड़ा तेज दर्द होता है, ये इसके सिम्टम्स हैं। कई बार क्या होता है कि बीमारी होने के तक और इवन 2 दिन बाद तक भी नोटिस में नहीं, इवन टाइम पीरियड के दौरान भी ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो सकता है बाई मॉस्किटो। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस का। डायग्नोस कैसे होता है? इसके लिए सिंपली पर्सन हैज टू ब्लड टेस्ट में पता पड़ता है कि क्या नहीं है। और अभी तक ऐसा कोई जो मेडिसिन है वो स्पेसिफिक मेडिसिन डेवलप नहीं की। बात यहाँ कही, बात यहाँ 2 वैक्सीन डेवलप की हैं बट उनके रिजल्ट इतने अच्छा नहीं, वाइडली यूज। और इसके लिए क्या होता है कि हम सिर्फ एक पेन, हमारा पेन को रोकने के लिए पेन किलर्स लें, प्रिवेंट दी, के लिए बेसिकली
मेडिसिन है वो है दैट पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन नाम की दवा है, को लेकर के हम पेन किलर पेन को कंट्रोल कर सकते हैं। डब्ल्यूएचओ के द्वारा 2 वैक्सीन्स को लाइसेंस दिया गया है। 2 डेंगू वैक्सीन्स हैव बीन लाइसेंस्ड बाय द डब्ल्यूएचओ आर Vixa, medically known as ID. Other one is Qdenga, known as KK003। आप ये दो नाम जरूर याद रखिएगा। तो वैक्सीन है तो WHO ने अप्रूव किया, लाइसेंस दिया है बीमारी के टीकाकरण के। अब बात करते हैं कि बेसिकली बीमारी कहाँ कहाँ फैलती है। ये ट्रॉपिकल रीजन्स है, कहाँ पर ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के, और इसके के अंदर ये बीमारी देखी जाती है। अमेरिकाज में, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्टर्न पैसिफिक रीजन यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। होता क्या है कि इस बीमारी को फैलने के लिए जो एक फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, तो हायर टेम्परेचर हो, ज़्यादा हो, रेनफॉल ज़्यादा हो, वर्षा ज़्यादा हो। दूसरा फैक्टर है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता या नमी ज़्यादा होनी चाहिए। कंडीशंस फॉर दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडीज एजिप्टाई तो अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द स्प्रेड ऑफ। करीब 3 कंडीशन मिल जाती है, तापमान ज़्यादा है, बारिश ज़्यादा है, वर्षा ज़्यादा है और नमी ज़्यादा है, तो उस केस में फिर करके स्प्रेड होने की संभावना ज़्यादा रहती है। एशिया ऑलमोस्ट 70% जो है वो केसेस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें 2 से 3 फैक्ट अच्छे एग्जाम ओरिएंटेड है। व्हाट इज द ग्रोथ रजिस्टर्ड इन इंडियाज डिफेंस प्रोडक्शन फाइनेंशियल ईयर 2023 2023 इसका जो वित्त वर्ष है उसमें भारत के जो रक्षा उत्पादन है उसमें कितना परसेंट बढ़ोतरी हुई है। 4 ऑप्शन हमारे पास। पहला ऑप्शन है 16.7%, सेकंड 15.7%, थर्ड वन इज 21%, फोर्थ है 13%। देखिए राइट आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में रक्षा मंत्री हैं मिस्टर राजनाथ सिंह जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट पार्लियामेंट, भारत ने रक्षा जो उत्पाद है उनमें उत्पादन में बढ़ोतरी की है और इवन हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। उसके रिगार्डिंग बात करते हैं आगे। क्या इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन रोज टू ए रिकॉर्ड हाई वैल्यू ऑफ ₹1.27 लाख करोड़ 2023-24 में, वित्त वर्ष में भारत की जो स्वदेशी रक्षा उत्पाद हैं, उत्पादन कुल उन उत्पादन की कुल वैल्यू अगर देखी जाए वो है 1.2 1 लाख 1,27,000 करोड़ रुपए के आसपास। ठीक है, और जो इसमें एनुअल ग्रोथ देखी गई है 2022-23 की तुलना में वो है 3.7%। ठीक है, अब हम बात करें कि जो हमने कुल प्रोडक्शन किया है इसमें 2 तरह के पार्टनर हैं, 2 तरह के डेवलपर हैं, 2 तरह के प्रोड्यूसर हैं। हमारी गवर्नमेंट के पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स लाइक हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, मझगांव बिल्डर्स, गोवा शिप बिल्डर्स, शिप बिल्डर्स आर दी डिफेंस पीएसयूज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये रक्षा की जो रक्षा उत्पाद हैं इन्हें बनाने का काम एरोनॉटिकल लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, मझगांव शिप बिल्डर्स, गोवा शिप बिल्डर्स करती हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल, एल, ये कुछ पीएसयूज हैं डिफेंस प्रोडक्ट्स भारत के अंदर बनाते हैं। साथ ही कुछ प्राइवेट कंपनीज भी हैं वो बनाती हैं। इसमें ये बताया गया है कि कुछ जो हमने 1.27 लाख करोड़ के डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाए हैं उसमें से जो 79.2% है वो जो आया है हमारा, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पीएसयूज हैं उनसे आया है। कितना है 79.2%, मतलब लगभग ऑलमोस्ट 80% जो है वो हमारी पीएसयूज ने ही डेवलप बनाया है, और 20% लगभग 21% जो है वो हमारे बनाए हैं प्राइवेट सेक्टर कंपनी। ठीक है,
अब हम बात करते हैं यहाँ पे नया एक अच्छा फैक्ट है एक्सपोर्ट की। यहाँ बात की जा रही है डिफेंस एक्सपोर्ट की। तो भारत ने 2023-24 लगभग 1,83 रुपए का इंडिया हैज डिफेंस प्रोडक्ट्स वर्थ रुपीज 21,000 20, which was more 32%, which has seen 32.5% growth over the फाइनेंशियल ईयर 2022 2022 और 23 के वर्ष की तुलना हमने कुल एक्सपोर्ट में 32.5% की बढ़ोतरी देखी है। लास्ट ईयर हुआ था 15,920 करोड़ रुपए का, वही बढ़कर 2023 है 21,083। अब यहाँ बात की जा रही है एक्सपोर्ट में भी कंट्रीब्यूशन है, प्राइवेट सेक्टर का भी है, गवर्नमेंट पीएसयू है। जो एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन है उसमें प्राइवेट सेक्टर लीड करता है। ऑलमोस्ट 60% जो है प्राइवेट सेक्टर ने एक्सपोर्ट किया है। जो एक्सपोर्ट टोटल हुआ है उसमें 60% भागीदारी है हमारे निजी क्षेत्र, 40% हमारे गवर्नमेंट के डिफेंस पीएस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अब बात करते हैं कि हम एक्सपोर्ट करते क्या हैं। अब सामान अगर हम बेच रहे हैं, इतने इक्विपमेंट बेच रहे हैं, क्या क्या आता है। पहला है कि एयरक्राफ्ट लाइक डोरनियर 228, आर्टिलरी गन, ब्रह्मोस मिसाइल है देने की बात की है, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर्स हैं, रडार्स हैं, सिमुलेटर्स हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। ये हम मेजरली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब कौन कौन से देश हैं जो हमसे खरीद रहे हैं, बात कर लेते हैं। लगभग 50 इंडियन कंपनीज हैं जो कि एक्सपोर्ट कर रही हैं हमारा डिफेंस प्रोडक्ट ग्लोबली। और कुछ टॉप डेस्टिनेशन जो हमारे इसके एक्सपोर्ट के लिए हैं वो है इटली, मालदीव, श्रीलंका, रशिया। बड़ा नाम है, आप हैरान मत होइएगा, रशिया को भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फ्रांस को भी कर रहे हैं, नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका, इसराइल, इसराइल को भी कर रहे हैं, और यूए। बड़े नाम दिख रहे हैं, इसराइल, रशिया और फ्रांस, हम एक्सपोर्ट डिफेंस प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, चार बातें यहाँ ध्यान रखनी है आपको। फर्स्ट वन इज व्हाट इज द ग्रोथ रजिस्टर्ड इन द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन 3.7%। ठीक है, कुल वर्थ कितनी है 1.27 लाख करोड़ 2023 के वर्ष में। और कितना एक्सपोर्ट किया है 21,083 करोड़ रुपीज ऑफ एक्सपोर्ट्स। ग्रोथ कितनी 32.5%। चार फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखिए हमने कहाँ कहाँ बेच रहे हैं। ये बड़े कुछ रशिया, फ्रांस, ये देश ऐसे हैं बारे हम सोच नहीं सकते कि तो भी हम कुछ बेच रहे होंगे। ध्यान रखिए देश ऐसे हैं जो हम खरीदते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट फारदेस्ट फ्रॉम द सन path of an orbiting celestial body such as planet or asteroid is। ग्रह या क्षुद्र ग्रह जैसे परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड के पथ में सूर्य से सबसे दूर स्थित बिंदु क्या कहते हैं। प्रश्न ये पूछा जा रहा है, ये पृथ्वी है, हाँ पृथ्वी, और ये सन है सर। अब इसके चारों ओर इलेप्टिकल पाथ में आयताकार रूप में अर्थ है वो चारों ओर परिक्रमा लगाती है। कहीं ना कहीं क्या होगा, दो बिंदु ऐसे होंगे यहाँ पर पृथ्वी सूर्य से काफी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पृथ्वी और सूर्य कम हो जाएगी। ये प्रश्न पूछा गया है इसमें, ये क्या कहा जाता है जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य या किसी और ग्रह और सूर्य के मध्य की दूरी अधिक हो, क्या कहेंगे। पेरिहीलियन, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय इकाई, एपीलियन, अपसोर, लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष। ठीक है? बात करते हैं चारों पॉइंट्स के बारे में। तो डायग्राम से दिख रहा है आपको कि होता क्या है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है। 4 जुलाई को ऐसा होता है कि पृथ्वी की सन से काफी अधिक होती है। कितनी होती है 152.1 मिलियन किलोमीटर, 152.1 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी सूर्य से होती है। ऐसा क्यों होता है? इलिप्टिकल अंडाकार कक्षा में अंडाकार सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ठीक है, लगभग आती है डेट हमारे
यार अभी निकली है इसलिए। और इस समय भारत में, माफ कीजिएगा, इस समय अर्थ और सन के बीच की दूरी कितनी होगी? सन एंड द अर्थ इज 152.5 मिलियन हीलियन। पेरी हीलियन क्या होता है? व्हाट इज पेरी हीलियन? आप सोर कहें से अपोजिट सिनेरियो। व्हाई? बिकॉज दिस इज द प्लेस वेयर अर्थ इज वेरी क्लोज, कम्स अराउंड January 3rd। जनवरी को दिन ऐसा आता है जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी काफी कम हो जाती है। वो लगभग होती है 147.5 मिलियन किलोमीटर, 147.5 की दूरी रहती है और सूर्य। हमारे क्लियर है आपके? सबसे ऐसा पॉइंट जहाँ पृथ्वी और सूर्य की के मध्य की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, 5 मिलियन कहा जाता है। कंडीशन को बोलते हैं, ऐसी कंडीशन जब अर्थ और सन के मध्य दूरी है काफ़ी कम हो। काफ़ी कम का मतलब नहीं बहुत ज़्यादा कम, मतलब कंपेरेटिवली कम है, बोलते हैं वेरी ही। थर्ड पॉइंट इज एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल ये क्या है? द डिस्टेंस इन द सोलर सिस्टम इज कैलकुलेटेड बाय द सोलर सिस्टम है में दो ग्रहों के मध्य की दूरी जो निकाली जाती है वो निकाली जाती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इट इज द एवरेज डिस्टेंस अर्थ, पृथ्वी अधिकतम, पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी है, न्यूनतम और कम दूरी है, दोनों का एवरेज निकाला जाए भी आती है, उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इट इज 145 मिलियन ईयर। अब लाइट ईयर क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? क्या आप सभी जानते होंगे? लाइट ईयर ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन प्रकाश है एक वर्ष में कुल कितनी दूरी तय करता है, इसे कहते हैं हम लाइट ईयर। विच इन माइल, लगभग ये 6 ट्रिलियन मील लाइट ईयर वर्ष में प्रकाश का बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच गवर्नमेंट एजेंसी हैज लॉन्च्ड द संपूर्णता अभियान? भारत सरकार की किस एजेंसी के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा संपूर्णता अभियान की शुरुआत? एज नेम सजेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट। और पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, बात करते हैं इसके अंदर आगे। नीति आयोग हैज लॉन्च दी संपूर्णता अभियान, अ 3 मंथ कैंपेन, महीने चलने वाला कैंपेन है। स्टार्ट्स फ्रॉम दी 4th of July टू 30th, 4 जुलाई से दिसंबर तक चलने वाला एक कैंपेन है, नेशन वाइड कैंपेन, पूरे भारत में चलाया जाएगा टू अचीव 100% जो कुल 12 लक्ष्य रखे गए हैं, 6 रखे गए हैं जिलों के लिए, 6 हैं ब्लॉक्स के लिए, को अचीव करना विद 100% एफिशिएंसी। इट इज द होल मोटिव ऑफ दिस कैंपेन। देयर आर 12 सेक्टर इंडिकेटर्स और 112 एस्पायरेशनल, 500 एस्पायरेशनल ब्लॉक, 112 जो हमारे आकांक्षी जिले हैं और 500 हमारे आकांक्षी ब्लॉक हैं, उनमें तो लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब कुछ क्या है कि टर्म देखना, एस्पायरेशनल के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। एक टर्म ऊपर दिख रही है हमें एस्पायरेशनल, आगे डिस्कस करने वाले हैं, बट हम पहले बात करते हैं ज्ञान के बारे में। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ए स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस। कुल 6 आधार हैं, के आधार पे एस्पायरेशनल प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? द गवर्नमेंट विल आइडेंटिफाई द प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर्ड फॉर द एंटीनेटाल केयर विद इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। गर्भवती महिलाएं होती हैं, का जो शुरू के 3 महीने हैं, उस समय गर्भाधान के जो शुरू के 3 महीने हैं, क्या उस समय
महिला का रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, उसका परसेंटेज निकाला जाएगा कुल आबादी से। परसेंटेज ऑफ पर्सन स्क्रीन्ड फॉर डायबिटीज अगेंस्ट द टारगेटेड पॉपुलेशन, ब्लॉक में जो टारगेट पॉपुलेशन है, जो लक्षित आबादी है, उससे कितने परसेंटेज लोगों में, कितने प्रतिशत व्यक्तियों में डायबिटीज पहचान। थर्ड इज परसेंटेज ऑफ पर्सन स्क्रीन्ड फॉर हाइपरटेंशन, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनको हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन जैसे समस्याएं हैं उस पर्टिकुलर। फोर्थ इज परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन टेकिंग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन अंडर दी आईसीडीएस प्रोग्राम रेगुलरली। समेकित बाल विकास सेवाएं हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, क्या उसका लाभ प्रेग्नेंट वुमेन को मिल पा रहा है, या रेगुलर रेगुलर बेसिस पे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन को मिल पा रहा है, लाइक आयरन एंड टैबलेट आती हैं वो। फिफ्थ इज परसेंटेज ऑफ सोइल हेल्थ कार्ड जनरेटेड। अब क्या होगा कि हम जानते हैं सोइल हेल्थ कार्ड तो किसान अपनी जमीन का अपने मिट्टी का सैंपल करवाते हैं, तो एक सोइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है। क्या जितने sample लिए गए हैं, टोटल सैंपल कलेक्शन लिए, कितना परसेंटेज लोगों को हेल्थ कार्ड हमने, ये बात है। छठा लक्ष्य है सेल्फ परसेंटेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप दैट हैव रिवॉल्विंग फंड अगेंस्ट दी टोटल सेल्फ हेल्प ग्रुप ब्लॉक। उस पर्टिकुलर ब्लॉक में स्वयं सहायता समूह है, रिवॉल्विंग फंड है, कितना फंड सेल्फ हेल्प ग्रुप को, स्वयं सहायता समूह को दिया गया है, का लक्ष्य है। अब हम बात करते हैं एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर की। आकांक्षी जिले हैं, ये क्या लक्ष्य रखे गए हैं, क्या उनको काम असाइन किया जाएगा, क्या वर्क अलॉटमेंट होगा। दे हैव टू आइडेंटिफाई द परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर्ड फॉर द एंटीनेटाल केयर। देखिए बातें सेम सी है, लाइक सोइल हेल्थ कार्ड है, फिट किए गए हैं। प्रेग्नेंट वुमेन है, क्या फर्स्ट ट्राइमेस्टर गर्भाधान के शुरू 3 महीने हैं, क्या उस उन्होंने अपना पंजीकरण करवाया है, एक उसका परसेंटेज निकाला जाएगा। सेकेंड है आईसीडीएस योजना के तहत प्रेग्नेंट वुमेन सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया गया है, ठीक है, कितनी महिलाएं ले रही हैं उसका डेटा निकालना। थर्ड है सोइल हेल्थ कार्ड कितने, तीन जो पैरामीटर है वो सारे सेम, तीन इंडिकेटर। अब तीन डिफरेंट कैसे हैं, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन 9 से 11 महीने के बच्चे से कितने हैं तो पूरी तरह वैक्सीनेट किया गया है। कौन कौन सा, बीसी लगता है, क्या पर्टोसिस फिटनेस का टीका लगा हो, ओरल पोलियो वैक्सीन पोलियो का टीका लगा हो, इसके टीके लग चुके हों, ऐसे कितने बच्चे हैं, कितना परसेंटेज। फिफ्थ है परसेंटेज ऑफ स्कूल्स विद फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, कितने स्कूल्स हैं जिनमें की बिजली की व्यवस्था है, सुचारू रूप से चल रही हो एट दी सेकेंडरी लेवल। माध्यमिक स्तर पर ऐसे कितने स्कूल हैं जहाँ पर बिजली की व्यवस्था इसी तरह। परसेंटेज ऑफ स्कूल्स प्रोवाइडिंग टेक्स्ट बुक चिल्ड्रन, ऐसे कितने स्कूल हैं जहाँ पर किसी बच्चे को जब एडमिशन मिलता है तो विद इन 1 मंथ, 1 महीने में उससे क्या पुस्तकें दे दी गई हैं सारी, तभी डेटा किया जाएगा, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ स्कूल प्रोवाइडिंग टेक्स्ट बुक चिल्ड्रन विद 1 मंथ ऑफ द स्टार्ट ऑफ द एकेडमिक सेशन, सॉरी माफ कीजिएगा, स्टार्ट होगा एकेडमिक, स्टार्ट उसके स्टार्ट होने से 1 महीने के भीतर कितने परसेंटेज ऑफ स्कूल्स ने अपने स्टूडेंट्स को किताबें दे दी हैं, टेक्स्ट बुक दे दी का परसेंटेज। सेवंथ क्वेश्चन है विच इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी हैज पार्टनर्ड विद ओलंपिक अपकमिंग ओलंपिक्स, आगामी ओलंपिक होने वाले हैं पेरिस में, के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस भारतीय सार्वजनिक कंपनी ने भागीदारी की है। जुलाई में पेरिस में ओलंपिक शुरू होने वाले हैं और उसके भारत की पीएसयू ने कोऑर्डिनेट किया है, कोलैबोरेट किया है। भारतीय जानकारियां पूछी गई, कौन सी कंपनी है। देयर आर 4 ऑप्शंस, फर्स्ट वन इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, सेकंड इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, थर्ड इज कोल इंडिया लिमिटेड, फोर्थ इज भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। एक ही चारों पीएसयू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन
हम बात करते हैं इस पीएसयू के बारे में। पीपीसीएल है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, एक हमारा महारत्न कंपनी है। स्थापना कैसे हुई, थोड़ा सा ब्रीफ। महारत्न कंपनी 500 कंपनी, इट अनाउंस दैट विल पार्टनर विद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एज द ऑफिशियल पार्टनर फॉर नेक्स्ट 4 years। अगले 4 साल कौन से, तो 2024 का पेरिस ओलंपिक है, साथ देंगे, पार्टनर रहेंगे। साथ ही 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक होने वाले हैं, के लिए भी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने साथ की। ठीक है, अब थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि बीपीसीएल के बारे में। बिकॉज इट इज महारत्न कंपनी, सेकंड सेकंड लार्जेस्ट कंपनी प्रोडक्शन। फर्स्ट पहली जो है वो ओएनजीसी है, सेकंड नंबर पे हमारी आती है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, टोटल प्रोडक्शन ऑफ। होता क्या बेसिकली, कंपनी थी बिकॉज बर्मा शेल कंपनी was acquired by the Bharat Refineries Limited in the year 1970। 24 जनवरी 1973 को भारत रिफाइनरीज लिमिटेड एक 100% पब्लिक सेक्टर कंपनी, भारत सरकार के आधिपत्य में आने वाली भारत बर्मा शेल कंपनी को अक्वायर किया। 1997 का नाम बदल कर दिया गया भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। जैसा हमने पढ़ा, भारत पेट्रोलियम इज द सेकंड लार्जेस्ट इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनी। पहली कौन सी है, पहली याद रखिएगा ओएनजी, लार्जेस्ट कंपनी ऑयल मार्केटिंग। और बीपीसीएल जो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरीज कहाँ कहाँ है, मुंबई। यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है एनुअली 35.3 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम, 35.3 मेट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन होता है यहाँ पर। ठीक है, हमने पढ़ा पीएसयू जो है वो 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी बनती, वो बनती रत्न कंपनी, प्रमोट होकर बनती रत्न कंपनी। और कुछ कंडीशंस हैं, अगर उन्हें फुलफिल करती है नवरत्न कंपनी, वो उनको रत्न कंपनी का दर्जा मिल जाता है। पैरामीटर है बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंपनी भारत में नवरत्न से महारत्न कंपनी। महारत्न स्टेटस इज ग्रांटेड टू कंपनी which has recorded more than 5,000 crore of net profit in लास्ट 3 वर्ष में। ऐसी जिस कंपनी ने नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ कमाया कितना हो, 5,000 करोड़ रुपए एवरेज हो। ठीक है, और 3 वर्षों का एवरेज एनुअल टर्नओवर है वो कितना होना चाहिए, 25,000 करोड़ रुपए। सालों में औसत टर्नओवर है कितना हो, 25,000 करोड़ रुपए का। साथ ही कंपनी की 3 वर्षों में एवरेज एनुअल नेट वर्थ है वो कितनी हो, 15,000। there are three parameters on the basis of which company is status of Maharatna company. First one is company have to store 5,000 crore rupees of net profit for the last 3 years, annual turnover worth rupees 25,000 crore rupees for last 3 years, average annual net worth of rupees 15,000 crore rupees लास्ट 3 वर्षों में एवरेज नेटवर्थ होना चाहिए। साथ ही उन्हें ग्लोबल ऑपरेशन, विश्व में अलग अलग देश है वहाँ उनके ट्रेड भी होते हो, पैरामीटर्स। ठीक है, कल ब्रिटेन में इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर बने मिस्टर की स्टॉर्मर, जो कि लेबर पार्टी से
ये हमारी लास्ट स्लाइड है, सेशन खत्म होता है। कहा था कि आज जो मैंने पढ़ा है कि कावेरी रिवर है, क्या हुआ है, कंटेमिनेशन हुआ है। कावेरी रिवर है, कंटेमिनेशन, प्रदूषण। और इसको स्टडी करने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड अ 9 मेंबर पैनल। कर्नाटक सरकार ने 9 सदस्यीय एक पैनल बनाया है। ठीक है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट 9 मेंबर का पैनल नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है रिवर कावेरी। कावेरी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम दी कर्नाटका। ठीक है, फ्रॉम ब्रह्मगिरी। कर्नाटक के गिरी से रिवर ओरिजिनेट होती है और ये जाती है हमारे ऑल थ्रू अवे फ्रॉम तमिलनाडु टू बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में ये ड्रेन करती है, छोड़ती है। ठीक है, अब इसमें का डिस्प्यूट रहता है हमेशा कावेरी रिवर को लेकर के वाटर फ्लो को लेकर के। तीन तो स्टेट हैं, कर्नाटक, सेकंड इज केरल, थर्ड इज, और एक यूनियन टेरिटरी है रिवर कावेरी मेनली फ्लो फ्रॉम दी कर्नाटक एंड तमिलनाडु, but trees of this river drain water or give charge it from केरला ऑल्सो। केरल से भी कुछ सहायक नदियां जो आती हैं, इसलिए केरल भी इसका एक डिस्प्यूट का पार्ट बन जाता है और पानी ड्रेन करती पुडुचेरी के पास है। ये पुडुचेरी भी इसके तहत 3 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी है। कावेरी रिवर को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है पानी को लेकर के। ठीक है, और इसके लिए 9 मेंबर का एक पैनल बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक के द्वारा। आपको ध्यान रखना है ट्रिब्यूटरीज हैं कबानी, भवानी, काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, फिर कावेरी रिवर। आज आज के लिए इतना ही है और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन सेशन ऑफ मदर्स एजुकेशन ऑफ करंट अफेयर्स क्लास।